Okay. Good morning, everyone. चलो भाई, so let us start now. ठीक है. ओके बच्चों, मेरी आवाज आप लोगों को ऑडिबल है? ओके, परफेक्ट परफेक्ट. ठीक है. अच्छा, एंड स्क्रीन भी सब लोगों को विजिबल है? चलो फिर, लेट अस स्टार्ट नाउ. विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक. So, as per our plan, we'll be starting with vectors. Okay. तो हमारी आज की क्लास में हम लोग वेक्टर से शुरुआत करेंगे. चलो. अच्छा, लेट मी डू वन थिंग. मैं माइक्स आप लोगों के ऑन कर देता हूं, ठीक है, सो दैट यू कैन इंटरेक्ट विद मी. सो जस्ट अ मिनट, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट. ओके, अनम्यूट, म्यूट पार्टिसिपेंट्स, allow participants to unmute themselves. ओके, तो बच्चों आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लो, सब लोग. ठीक है. जानवी, we'll be starting with vectors. ठीक है. सो वेक्टर्स हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एंड देन लेट अस सी कि जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है फिर देख लेंगे आगे क्या करना है. चलो. अच्छा, तो अब हम लोग एक काम करते हैं. मैं शुरू कर रहा हूं एंड इन केस मैं आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछता हूं या आप लोगों को कुछ भी अगर डाउट आता है तो आप लोग जो है अपने आप को अनम्यूट करके जो है मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो. ठीक है. तो चलो आओ फिर शुरू करते हैं. सो हम लोग बात करने वाले हैं आज वेक्टर्स की. ओके. अब यार देखो, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो आपका जवाब बताओ क्या होगा. व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज? चलो, आप में से जिसको भी आंसर करना है आप खुद को अनम्यूट करके जो है आंसर कर सकते हो. सो मेरा क्वेश्चन है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं. एनी वन ऑफ यू? ओके, तेजस ने आंसर किया है द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड. बहुत बढ़िया. ठीक है सिद्धेश, बिल्कुल सही सिद्धेश. ठीक है, तेजस और सिद्धेश बिल्कुल सही बात है. ठीक है. तो बच्चों असल में ऐसी क्वांटिटीज जिनको कि हम लोग प्रॉपर मेजर कर सकते हैं, इस तरीके की क्वांटिटीज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. ठीक है. अब जैसे सपोज हम लोग लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ को मेजर किया जा सकता है मीटर्स में. ठीक है ना. अगर हम किसी बॉडी के मास की बात करते हैं तो मास को भी मेजर करा जा सकता है केजीज में. टाइम की बात करते हैं तो टाइम को सेकंड्स में मेजर करा जा सकता है. तो इन सब के लिए प्रॉपर यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है, हाँ इन सभी चीजों के लिए जो है प्रॉपर यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो डेजिग्नेटेड है. ठीक है. तो इस तरीके की क्वांटिटीज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं.
ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि अच्छा बताओ, मैंने तुमको एक चॉकलेट ला करके दी, तो ये बताओ इस चॉकलेट को देख करके तुम कितने खुश हो, है ना। तो वो जो तुम्हारी अंदर की खुशी है, जो तुम्हारे इमोशंस है, उनको मेजर करने का कोई पैरामीटर नहीं है। तुम बस ये कह सकते हो कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं या मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, पर कितने यूनिट दुखी हो या कितने यूनिट खुश हो, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है। सो ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज वो है जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं। चलो अब देखो, इसी तर्ज पर देखो, वैसे तो फिजिकल क्वांटिटीज चार तरीके की होती हैं, लेकिन हमारे लेवल ऑफ डिस्कशन पर हम लोग जो है केवल दो ही तरीके की क्वांटिटीज की चर्चा करेंगे। ठीक है। हम लोग दो ही तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहली है स्केलर एंड दूसरी है वेक्टर्स। इन्हीं दोनों क्वांटिटीज की हम लोग बात करने वाले हैं। बिल्कुल सिद्धि, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है। तो देखो, बहुत आसान है। अगर तो हम लोग बात करते हैं स्केलर की, तो भाई ये स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? व्हाट डू वी मीन बाय स्केलर क्वांटिटीज? हाँ सिद्धेश, असल में टेंसर्स और फेजर्स जो हैं, फेजर्स के बारे में तो चलो हम लोग अभी आगे जाकर के बात करेंगे एसएचएम चैप्टर में। ठीक है। टेंसर्स जो हैं वो हमारे स्कोप में नहीं है, इसलिए हम लोग उनके बारे में बात नहीं करते हैं। ठीक है। चार फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर्स, वेक्टर्स, टेंसर्स एंड फेजर्स, बट हियर वी आर कंसर्न्ड विद स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल परफेक्ट साक्षी। तो स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको कि डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। जैसे कि किसी बॉडी का मास है ना, 5 kgs है, तो बस 5 kgs आपने मास बता दिया, वो मास उसका डिफाइन हो गया। या फिर टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो इस तरीके से जो है, या फिर किसी बॉडी की जो लेंथ है वो 10 मीटर्स है, या फिर उसकी लेंथ जो है वो 15 मीटर्स है। तो यहां पर हम लोगों ने डायरेक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं की। तो इस तरीके की क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक दूसरी कैटेगरी है क्वांटिटीज की, जिनको हम लोग कहते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। बिल्कुल जानवी, बिल्कुल। हम्म। ठीक है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए स्केलर की तरह, लेकिन साथ में हम लोगों को डायरेक्शन भी मेंशन करनी जरूरी होती है। केवल तभी जो है हम लोग किसी वेक्टर क्वांटिटी को प्रॉपर फॉर्म में डिस्क्राइब कर पाते हैं। ठीक है। अच्छा अब देखो, यहां पर मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोगों से। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल समीर, बिल्कुल। अब वेक्टर क्वांटिटीज के देखो एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ साथ, हाँ, फोर्स, बिल्कुल। ठीक है। तो यहां पर हम लोग मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी एसोसिएट कर रहे हैं क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए। तो इस तरह की क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब अभी तक के डिस्कशन में मुझे ये समझ में आया कि अगर हम किसी क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों एसोसिएट कर देते हैं तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। तो अब मेरा सवाल ये है कि करंट वेक्टर है या नहीं है? क्या करंट वेक्टर है या नहीं है? ओके, समीर ने कहा नहीं, सिद्धि ने कहा हाँ, तेजस ने कहा नहीं, जानवी ने कहा हाँ, सिद्धि ने कहा हाँ। ठीक है। ओके, ओम ने कहा नहीं है। ठीक है। दर्शन ने कहा है। ठीक है। ओके, विवेक ने नहीं, विनय ने नहीं। ओके, प्रजक्ता ने हाँ,
हाँ कहा है, साक्षी ने हाँ कहा है, आदित्य ने, अच्छा समीर ने एक एक्सप्लेनेशन भी दी है। ओके 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 समीर, ओके लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दैट। ओके श्रावणी ने कहा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे लोगों का अपना अपना ओपिनियन है। कुछ लोगों का मानना है कि करंट जो है वो वेक्टर है, कुछ लोगों का मानना है कि करंट वेक्टर नहीं है। अब क्या हकीकत है, चलो आओ इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभी देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके साथ हमको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही एसोसिएट करने पड़ते हैं। ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। पर वेक्टर क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए सिर्फ यही दो बातें कह देना जो है वो सफिशिएंट नहीं है। यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको हम लोग मिस कर गए। वो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है सर? वो इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि अगर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है तो उसे ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना अनिवार्य होता है, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ, तो उसे ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना जरूरी होता है। केवल तभी वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। हालांकि हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ करके आए थे कि ऐसी सभी क्वांटिटीज जिनके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एसोसिएटेड होते हैं उनको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। इसमें एक और इंफॉर्मेशन हमको ऐड करनी होती है कि किसी भी क्वांटिटी को अगर वेक्टर होना है तो उसको ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो करना होगा, केवल तभी वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। अब जो हमारा करंट है वो इस थर्ड प्रॉपर्टी को फॉलो करने में फेल हो जाता है, इसलिए करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो बच्चों वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गया ना कि क्या होता है? ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी सब लोगों को समझ में आ गया। सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ही नहीं, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो करना जरूरी है। सिद्धि वो मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा, रूल ऑफ वेक्टर एडिशन अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो, खैर ये बात तो सबको समझ में आ गई ना कि सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं है, और भी एक चीज फॉलो करनी जरूरी होती है। चलो ठीक है फिर, चलो तो ये बात हम लोगों को क्लियर हो गई, तो फिर हम लोग अब आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें स्केलर्स पता लग गया क्या होता है और हमें वेक्टर्स पता लग गया कि क्या होता है। चलो फिर, अच्छा, तो अभी मैंने आपको कहा कि किसी क्वांटिटी को अगर वेक्टर होना है तो उसे ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना पड़ेगा। अब भाई ये ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है, तो अभी समझ लेते हैं। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। देखो, असल में इसको आप ऐसे समझो, जैसे सपोज 2 मिनट, ये क्या हो गया, इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, हाँ तो मैं आपको कह रहा था, जैसे कि ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, ये एक वेक्टर ए है। अच्छा, किसी भी वेक्टर को देखो, हम लोग अगर रिप्रेजेंट करते हैं किसी वेरिएबल से तो हम उसके ऊपर एक छोटा सा एरो ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं इस वेक्टर का नाम ए है तो सिर्फ ए लिखना सही नहीं होगा, ए के ऊपर मुझे एक एरो ड्रॉ करके दिखाना होगा। मतलब मैं कहता हूं ये वेक्टर जो है ये ए है, तो इसको इस तरीके से कहना गलत होगा। अगर मैं कह रहा हूं ये वेक्टर ए है
तो मुझे इसके ऊपर एक एरो दिखाना होगा, केवल तभी ये जो है हमको समझ में आएगा कि हम वेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ए तो ए अगर मैं बोल दूंगा तो वहां पर तो हम लोग स्केलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब कहानी ये है कि हमारे पास एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल ए है। ठीक है, वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल ए है, और एक हमारे पास और वेक्टर है, एक और हमारे पास वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, ये है वेक्टर बी और इसका मैग्नीट्यूड है स्मॉल बी। अब ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? भाई दो वेक्टर्स है हमारे पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब किसी भी वेक्टर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम हमेशा उस वेक्टर को एक एरो की सहायता से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वो एरो पॉइंट कर रहा होता है वही उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है। जैसे वेक्टर ए जो है वो कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। तो कोई हमसे पूछेगा इसकी डायरेक्शन क्या है, तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पॉइंटेड है। वेक्टर बी कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो हम कहेंगे वेक्टर बी जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेटर से कुछ थीटा एंगल बना रहा होगा, है ना, तो हम कहेंगे इसकी जो डायरेक्शन है, जो एरो हेड की डायरेक्शन है, वही वेक्टर बी की डायरेक्शन है। ठीक है ना, ये बात हमको समझ में आती है। और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जिस भी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करें उसके ऊपर एक एरो ड्रॉ करके दिखाते हैं। इस तरीके से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, खैर, अब सवाल ये है कि व्हाट इज ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन? ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? तो भाई जैसे हम लोग नॉर्मल एडिशन करते थे, जैसे 2 और 3 5 होता था, है ना, 2 और 3 को जब हम ऐड करते थे तो भाई 5 आता है। इसी तरीके से वेक्टर्स को भी ऐड किया जाता है। ये कहलाता है हेड और ये वाला पॉइंट कहलाता है टेल। ठीक है, ऐसे इस वाले वेक्टर का ये हेड है और ये वाला पॉइंट टेल है। अब जब कभी भी हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो पहला वाला वेक्टर है, ठीक है, ये पहला वाला वेक्टर हो गया, इस पहले वाले वेक्टर के हेड पर हम लोग दूसरा वाला वेक्टर का टेल प्लेस कर देते हैं। ठीक है, हम दोनों वेक्टर्स को ऐसे अरेंज करते हैं ताकि पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वाले वेक्टर का टेल आ जाए। ठीक है, तो जो पहला वाला वेक्टर था उसके हेड पर हमने दूसरे वाले वेक्टर का टेल रख दिया। इस तरीके से हमने वेक्टर्स को अरेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग पहले वाले वेक्टर की टेल से शुरू करके दूसरे वाले वेक्टर के हेड तक जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये रेड कलर का वेक्टर मिल गया। ये जो रेड कलर का वेक्टर होता है ये कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का क्या मतलब है? ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो दो वेक्टर्स को ऐड करने का ये तरीका होता है, और जो दोनों वेक्टर्स का एडिशन होता है उसका नाम होता है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, क्या तरीका होता है? एक वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल प्लेस कर दो और फिर पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड तक एक नया एरो ड्रॉ कर दो। वो नया एरो जो है उन दोनों का रिजल्टेंट होता है। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मुझे जल्दी से बता दो सभी लोग चैट बॉक्स में कि ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आया कि नहीं आया, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। ओके, ठीक है, परफेक्ट, चलो ठीक है, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आ गया। ठीक है, ओके, ठीक है, अच्छा, अब यही चीज मैं आप लोगों को स्टेटमेंट में लिखवा भी देता हूं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लो, आप प्रॉपर नोट्स बना करके चलो। ठीक है, तो मैं अब आप लोगों को डिक्टेट कर रहा हूं। सीधी अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, जब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना इसके ऊपर, ट्रायंगल रूल के ऊपर, तब चीजें समझ में आएंगी। ठीक है,
चलो, जब हम लोग न्यूमेरिकल वाला पार्ट शुरू करेंगे ना, तब चीजें क्लियर होनी शुरू होंगी। अभी तो मैं अब जस्ट आप लोगों को थ्योरी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलो, हाँ, तो अब आप लोग जो है, मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आप लोग जो है नोट कर लो, लिखो। इन ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, in triangle rule of vector addition, in triangle rule of vector addition, the vectors are arranged, the vectors are arranged in triangle rule of vector addition, the vectors are arranged in a manner, the vectors are arranged in a manner such that head of one vector, such that head of one vector coincides with the tail of other vector, such that head of one vector coincides with the tail of other vector, coincides with the tail of other vector. Now a new vector, now a new vector, now a new vector drawn from the tail of the first vector, now a new vector drawn from the tail of the first vector to the head of the other vector, now a new vector drawn from the tail of the first vector to the head of the new vector, to the head of the other vector is called as the resultant of the two vectors, is called as the resultant of the two vectors. ठीक है, तो ये तो भाई बात हुई कि कैसे किसी वेक्टर, कैसे दो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है, और ये जो मेथड ऑफ एडिशन है दो वेक्टर्स का, इसे हम लोग कहते हैं ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, चलो ठीक है भाई, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई। अब यहीं पर एक नेक्स्ट चीज हम लोगों को और समझनी है कि किसी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कार्टेशियन फॉर्म में। नेक्स्ट चीज अब हमको समझनी है कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, हाउ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन कार्टेशियन फॉर्म। आओ, अब भाई देखो, अभी मैंने आप लोगों को ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन बता दिया, ठीक है। अब जैसे सपोज मैं आपसे ये कहता हूं ये कोई वेक्टर है, सपोज ये एक वेक्टर है और इस वेक्टर का नाम है वेक्टर z, ठीक है। एक वेक्टर है जिसका नाम है वेक्टर z। अच्छा, अब जब कभी भी हम किसी वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स के सम की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम टू डायमेंशनल प्लेन की बात करें, अगर हम थ्री डायमेंशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हम लोग किसी भी वेक्टर को
तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर के सम की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो चीजों को आसान रखने के लिए अभी हम लोग 2 डायमेंशन में ही सारा डिस्कशन करेंगे। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जाएगी हम 3D में भी एनालाइज करना चीजों को शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं 2 डायमेंशनल सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो अगर हम किसी भी वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर के सम की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब वो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स देखो क्या हो सकते हैं। एक वेक्टर जो है वो हमारा हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, एक वेक्टर हमारा हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसका हमने नाम रख दिया जेड आई कैप। ये जेड आई कैप का क्या मतलब है? असल में जेड आई कैप का मतलब ये है कि ये वेक्टर जो है ये एक्स डायरेक्शन में है। यहां पर ये जो आई कैप है ये हमको ये बता रहा है कि ये जो वेक्टर है ये एक्स डायरेक्शन में लोकेटेड है। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा वाला वेक्टर है वो ये वाला वेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया? ये हो गया जो दूसरा वाला वेक्टर है वो हो गया जेड जे कैप। ठीक है, अब बच्चों ये जे कैप क्या बता रहा है? तो ये जे कैप ये बता रहा है कि ये जो दूसरा वाला वेक्टर है ये वाई डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। ठीक है, असल में ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं, बट अभी के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये जो आई कैप है ये बता रहा है कि हमारा वेक्टर एक्स डायरेक्शन में, और जे कैप बता रहा है हमारा वेक्टर वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, हाँ। अब तुम जरा खुद सोचो, क्या जेड आई कैप और जेड जे कैप का जो सम है वो जेड वेक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जेड जे कैप का जो टेल है, जेड जे कैप का जो टेल है वो जेड आई कैप के हेड के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, जेड वेक्टर जो है वो जेड आई कैप और जेड जे कैप का सम होगा। तो यहां पर हम लोग क्या कहेंगे? यहां पर हम लोग कहेंगे जेड वेक्टर इज इक्वल टू जेड आई कैप। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं जेड एक्स और जेड वाई, तो हम कहेंगे जेड वेक्टर इज इक्वल टू जेड एक्स आई कैप प्लस जेड वाई जे कैप। ठीक है, तो इस तरीके की जो रिप्रेजेंटेशन है किसी वेक्टर की, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर के सम की तरह हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ऐसे हम किसी भी वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों बताओ मुझे ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से। ओके, जानवी को समझ में आ गया। ठीक है, मतलब बाकियों को नहीं आया। ठीक है, विश्वरतन को आ गया समझ में। ठीक है, ओके, कुणाल को भी समझ में आ गया। ठीक है, ओके, तेजस को भी आ गया, अमान को भी आ गया। ठीक है, ओके, परफेक्ट। ठीक है, तो ओके, मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हमको समझ में आ गया। किसी भी आर्बिट्रेरी वेक्टर को अगर हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर के सम की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा भाई, अब देखो, अब नेक्स्ट मुझे आप लोगों को चीज सिखानी है। एक टॉपिक मुझे आप लोगों को और बताना है, और उसके बाद फिर अब हम लोग वेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चंस करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, जब क्वेश्चंस करेंगे तब बहुत मजा आएगा, क्योंकि तब जो चीजें हमने सीखी हैं वो हमारी अप्लाई होंगी। तो अब मुझे बस आपको एक चीज और बतानी है, 2 मिनट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, अब भाई ये क्या होता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म? व्हाट डू वी मीन बाय दिस? देखो भाई,
इसको ऐसे समझो, सपोज एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक वेक्टर ए है, और एक और वेक्टर है, ये वेक्टर बी है। अब भाई देखो, मुझे अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक ट्राइंगल बनाना होगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो ए वाला वेक्टर है, मैं इस ए वाले वेक्टर के ऊपर के हेड के ऊपर बी वाले वेक्टर का टेल रख दूंगा, इस तरीके से। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ए वाले वेक्टर के टेल से शुरू होकर के बी वाले वेक्टर के हेड तक जाएगा, ठीक है। अब भाई देखो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर सर ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा। अब भाई देखो, अब कार्टेशियन फॉर्म में कैसे हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। देखो, ए वेक्टर को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता था, मैं ए वेक्टर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स के रिजल्टेंट की तरह रिप्रेजेंट कर सकता था। मतलब मैं ये कह सकता था कि जो ए वेक्टर है वो ऐसा सा है, ए वेक्टर को मैं कह सकता था जो ए वेक्टर है वो इस तरीके का है, ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप, ठीक है, ये तो ए वेक्टर हो गया। और बी वेक्टर को मैं क्या कह सकता था, बी वेक्टर कुछ इस तरीके का है, बी वेक्टर जो है वो कैसा है, बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप और बी वेक्टर जो है वो इन दोनों वेक्टर्स का सम है, बी वाई जे कैप, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते थे कि ए वेक्टर जो है वो है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और जो बी वेक्टर है वो है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। अब कहानी ये है कि ये जो रेड वाला वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये कितना होना चाहिए। देखो भाई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होना चाहिए, लेट अस से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है इसका नाम, इसका हमने नाम रख दिया सी वेक्टर। तो भाई सिंपल सी बात है, सी वेक्टर को भी तो हम कार्टेशियन फॉर्म में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स की तरह शो कर सकते हैं ना। तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर हो जाएगा, सी वेक्टर हमारा हो जाएगा सी एक्स आई कैप प्लस सी बाई जे कैप, है ना। सी वेक्टर को भी तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। अब भाई देखो, हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पता करना था, तो यार जरा देखो सी एक्स आई कैप कितना है, तो सर बहुत आसान है, सी एक्स कितना हो गया, सी एक्स बराबर हो गया ए एक्स प्लस बी एक्स के, बहुत बढ़िया। और सी वाई देखो कितना दिखाई दे रहा है, तो सी वाई की लेंथ कितनी है, सी वाई की लेंथ है ए वाई प्लस बी वाई। मतलब मुझे क्या समझ में आया, सर हमको यह समझ में आया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो था वो था सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप,
और सी एक्स है ए एक्स प्लस बी एक्स और सी वाई है ए वाई प्लस बी वाई, मतलब कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है वो क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। दिस इज कॉल्ड एज कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। मतलब दो वेक्टर्स को अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में ऐड करना है तो हम क्या करते हैं, हम दोनों वेक्टर्स के x वाले कंपोनेंट्स को अलग से ऐड कर लेते हैं और y वाले कंपोनेंट्स को अलग से ऐड कर लेते हैं, और फिर जो हमको चीज मिलती है वो कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, हाँ चलो बच्चों, ये वाला एनालिसिस भी सब लोगों को समझ में आ गया, याद रहेगा ये सबको? ठीक है, तो फिर अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हैं कि अभी भी किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, या बताओ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें? चलो ठीक है, ओके कल्पेश, ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, चलो फिर। ओके, अच्छा ओके, थोड़ा सा नोट करना है, 2 मिनट नोट कर लो। ये लो, नोट कर लो, जिस किसी को भी नोट करना है वो नोट कर लो। ओके ठीक है, चलो फिर अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलो विश्वराज जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़े। ओके, हाँ विश्वराज बताओ, कोई डाउट है? और ऊपर तो हेडिंग लिखी हुई है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। हाँ आज वेक्टर्स का पहला लेक्चर है, बिल्कुल कल्पेश। अच्छा अच्छा ठीक है विश्वराज, ठीक है, चलो भाई। ठीक है, आज वेक्टर्स का फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, तो बिल्कुल भी किसी को घबराना नहीं है, सब कुछ हम लोग आज जीरो से ही शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलो चलो ठीक है फिर, चलो फिर अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। Okay, so now let us start solving the questions. ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग लिखो। ठीक है, मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग लिखो। अ पर्सन वॉक्स 20 मीटर ईस्ट a person walks 20 meters east, 40 meters west, a person walks 20 meters east, 40 meters west, a person walks 20 meters east, 40 meters west, and then 20 meters north, and then 20 meters north, and then 20 meters
north. Then find the total displacement covered by the person. Then find the total displacement covered by the person. Then find the total displacement covered by the person. चलो भाई जल्दी से सब लोग मुझे सॉल्व करके बताओ। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में ही आंसर बताओगे मुझे। चलो मैं वेट कर रहा हूं। सिद्धि, एक पर्सन है वो 20 मीटर ईस्ट जाता है, फिर 40 मीटर वेस्ट जाता है, और उसके बाद 20 मीटर नॉर्थ में जाता है। तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया ये कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में। ओके ठीक है, तेजस का आंसर आ गया, ओम का आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है तेजस कार्टेशियन फॉर्म में ही बताओ आंसर। ठीक है, ओम का कार्टेशियन फॉर्म में आ गया आंसर। ठीक है राजश्री, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया ना हमारे टोटल डिस्प्लेसमेंट का, इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी बता दो। ओके कल्पेश का आ गया। ठीक है तेजस, ठीक है तेजस। ओके ओके, दर्शन को क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ। दर्शन, पर्सन जो है वो 20 मीटर ईस्ट में जा रहा है, 40 मीटर वेस्ट में जा रहा है और 20 मीटर नॉर्थ में जा रहा है। ओके श्रावणी का भी आ गया। ठीक है, अच्छा भाई देखो आप समझने की कोशिश करो, मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखो भाई मैं सॉल्व कर रहा हूं, अब समझने की कोशिश करो। सबसे पहले तो देखो क्या है कहानी, मैं नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ ये सब ड्रॉ कर देता हूं। इस तरीके से हमारी डायरेक्शंस है। ठीक है, ऊपर को नॉर्थ है, नीचे को साउथ है, राइट में ईस्ट है, लेफ्ट में वेस्ट है। अब भाई देखो हमारा जो आदमी है वो 20 मीटर ईस्ट में जाता है। ठीक है, 20 मीटर ईस्ट में जा रहा है, इसका मतलब जो वो पहला वाला डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पहला वाला जो वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है S1 वेक्टर, वो क्या हो जाएगा, 20 मीटर ईस्ट में जाता है, मतलब 20 आई कैप प्लस 0 जे कैप। नहीं कल्पेश अभी नहीं हुआ है, वो आगे करवाऊंगा मैं, आज मैंने शुरू करा है वेक्टर्स। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आगे करवाऊंगा। ठीक है, अभी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करवाया मैंने। ठीक है, तो पहला वाला डिस्प्लेसमेंट क्या है, आदमी 20 मीटर ईस्ट में जाता है, मतलब मैं कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, 20 आई कैप प्लस 0 जे कैप। ठीक है, फिर उसके बाद ये बंदा क्या करता है, फिर इसके बाद ये जो आदमी है ये इसका डिस्प्लेसमेंट S2 होता है, और S2 क्या है, ये 40 मीटर वेस्ट में जाता है। 40 मीटर वेस्ट में जाने का मतलब ये है -40 आई कैप प्लस 0 जे कैप। ठीक है, अब ये आदमी 40 मीटर वेस्ट में गया, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में ये इसने ट्रेवल किया -40 आई कैप प्लस 0 जे कैप। उसके बाद इसका तीसरा डिस्प्लेसमेंट भी होता है। अब ये क्या करता है, अब ये 20 मीटर नॉर्थ में जाता है, मतलब जो तीसरा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हुआ है, 0 आई कैप प्लस 20 जे कैप। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इस आदमी ने ये 3 डिस्प्लेसमेंट्स ट्रेवल किए। अब आदमी का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो हमने कहा आदमी का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ वो एस टोटल हुआ, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस
S3 वेक्टर, इन तीनों वेक्टर्स का सम। अब यार ये कितना हो जाएगा, S1 वेक्टर देखो, अब हम लोगों वेक्टर्स को कैसे ऐड करते थे, सबके x वालों को अलग से ऐड कर देते थे और सबके y वालों को अलग से ऐड कर देते थे। तो x1 का x वाला था 20, S2 का x वाला था -40 और S3 का x वाला था 0। तो इन सबका एडिशन क्या हो गया, 20 -40 प्लस 0 आई कैप प्लस, अब y वालों को अलग से ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 20 जे कैप। तो फाइनली टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना आ गया, -20 आई कैप प्लस 20 जे कैप। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब कोई हमसे पूछता कि सर टोटल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, ये जो आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करा है इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, ठीक है, तो वो भी हम कैलकुलेट करके बता सकते थे। कैसे, अंडर रूट ऑफ -20 का स्क्वायर मतलब कि 400 प्लस 20 का स्क्वायर मतलब कि 400। तो ये क्या आ गया, ये आ गया अंडर रूट ऑफ 800 या फिर हम लोग कह सकते थे 20√2। ठीक है, हाँ, तो जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा होता वो आप बता सकते थे। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा होता तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो जाता, अगर आपसे टोटल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा होता तो मैग्नीट्यूड 20√2 हो जाता। बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका मतलब अब आपको जो है वेक्टर्स को कार्टेशियन फॉर्म में ऐड करना आ गया है। जल्दी से मुझे बता दो अगर ये बात सबको क्लियर है, ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इसमें डाउट है तो इसका मतलब अभी ऐड करने में दिक्कत होगी हमें। ये बात अगर क्लियर है तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से मुझे बता दो बस यस और नो। ओके, ठीक है, ठीक है, सबको क्लियर है। ठीक है, तो मतलब अब हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट, चलो ये बात सबको समझ में आ गई है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछ सकता है, या तो आपसे रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए पूछ सकता है या फिर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ सकता है। चलो, तो एक क्वेश्चन अब हम लोग और देख लेते हैं। ठीक है, अब सब लोग सही सही करके बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ पर्सन मूव्स a person moves a person moves 40 meters east, a person moves 40 meters east, 10 meters west, a person moves 40 meters east, 10 meters west, a person moves 40 meters east, 10 meters west, a person moves 40 meters east, 10 meters west, and 40 meters north, and 40 meters north. A person moves 40 meters east, 10 meters west, and 40 meters north. Then calculate the total displacement of the person. Then calculate the total displacement of the person. चलो भाई, let us see. ओके, तेजस का आ गया है, ओम का आंसर आ गया है। ठीक है, ओके, सिद्धि का आ गया है, राजश्री का आ गया है। ठीक है, ओके, सिद्धेश का आ गया है। ठीक है, ओके, तेजस ने, ठीक है तेजस, ठीक है, तेजस ने एंगल्स में बताया आंसर। ठीक है, ओके,
कल्पेश का आ गया है, ठीक है। पार्थ का आ गया है, ओके ठीक है। तेजस अभी चेक कर लेता हूं मैं। ओके अवधूत का आ गया है, ओके चलो भाई। तो अब हम लोगों को कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, जानवी का भी आ गया है, ठीक है। चलो तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, चलो आओ देखें। ओके ठीक है, सिद्धि का भी आ गया, ठीक है बहुत बढ़िया सिद्धि, ठीक है। मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। ओके श्रावणी का भी आ गया, परफेक्ट। चलो बहुत बढ़िया श्रावणी। चलो भाई ठीक है। ओके कल्पेश का आ गया, ठीक है। चलो चलो तो फिर नाउ लेट अस स्टार्ट। ठीक है, दर्शन का आ गया, ठीक है। ओके बढ़िया दर्शन, बहुत बढ़िया। ओके तो अब मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं, चलो आओ देखें। अब भाई देखो, पहला वाला जो डिस्प्लेसमेंट आदमी ने कवर करा वो था S1 वेक्टर, है ना। तो पहला वाला डिस्प्लेसमेंट कितना था, 40 मीटर ईस्ट। 40 मीटर ईस्ट का मतलब 40 आई कैप प्लस 0 जे कैप, ठीक है। फिर आदमी ने दूसरा डिस्प्लेसमेंट कवर करा 10 मीटर्स वेस्ट, मतलब कि -10 आई कैप प्लस 0 जे कैप, ठीक है। फिर आदमी ने तीसरा डिस्प्लेसमेंट कवर करा 40 मीटर नॉर्थ, मतलब कि 0 आई कैप प्लस 40 जे कैप, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इतने सारे डिस्प्लेसमेंट आदमी ने कवर करे। तो इसका मतलब आदमी ने जो टोटल डिस्प्लेसमेंट किया वो कितना हो गया, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आदमी ने कवर करा वो बराबर हो गया S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर, ठीक है। अब भाई देखो, अगर इन सभी वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है तो क्या तरीका है, सबके x वालों को अलग से ऐड कर देंगे और सबके y वालों को अलग से ऐड कर देंगे। तो x वालों को ऐड करा तो ये बना 40 -10 प्लस 0 आई कैप। ऐसे सबके y वालों को ऐड करा तो ये क्या बना, 0 प्लस 0 प्लस 40 जे कैप। तो कुल मिलाकर के ये क्या हो गया, 40 -10 30 आई कैप प्लस 0 प्लस 0 प्लस 40, तो ये हो गया 40 जे कैप। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आदमी ने कवर करा वो हो गया 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप। या फिर अगर हमसे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता, ठीक है, अगर हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा जाता तो हम कहते हैं ये बराबर हो गया √30 का स्क्वायर मतलब कि 900 प्लस 40 का स्क्वायर मतलब कि 1600। तो ये कितना हो जाता, √2500 मतलब कि 50, ठीक है। चलो तो ये बात सबको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल कल्पेश, ठीक है, हाँ दर्शन। चलो ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई। अच्छा अब देखो, यहीं पर मैं आपसे ये पूछ सकता था कि बताओ आदमी का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो ईस्ट से कितने एंगल पर है। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूं कि आदमी का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो ईस्ट डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है। तो बच्चों ये भी बताया जा सकता था। देखो आदमी का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, हाँ चलो आओ देखते हैं। आदमी का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप है। मतलब मैं क्या कह सकता था, आदमी का टोटल डिस्प्लेसमेंट 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप है। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आदमी ने 30 यूनिट्स कवर किया है और वर्टिकल डायरेक्शन में आदमी ने 40 यूनिट्स कवर करा है। मतलब आदमी का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो ये है। बच्चों बस 2 मिनट रुको, मैं अभी आया। हाँ अभी क्लास में हूँ, क्लास में हूँ अभी। हाँ
ठीक है, हाँ बच्चों यहां तक बात क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, हाँ तो जो हमारा पर्सन है उसने 30 यूनिट्स हॉरिजॉन्टली कवर करा और 40 यूनिट्स वर्टिकली कवर करा। ठीक है, तो लेट अस से भाई 30 यूनिट्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो एक्स एक्सिस के ही अलोंग है ना। अब अगर देखो 30 यूनिट्स का डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हमने कहा कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि tan थीटा जो है वो बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, मतलब कि 40 अपॉन 30, या फिर हम लोग कह सकते थे tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 कब आता है? tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 मतलब थीटा शुड बी इक्वल टू 53 डिग्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कई बार आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो कितना एंगल बना रहा है किसी गिवन डायरेक्शन से, तो वो भी आप कैलकुलेट करके बता सकते हो। सिंपल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगानी है हम लोगों को। तो बच्चों मजा आ रहा है वेक्टर्स में? वेक्टर्स में मजा आ रहा है कि वेक्टर्स मुश्किल लग रहा है? जल्दी से बताओ मुझे। मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों मैं तुमको एक बात बता देता हूं, अगर तुम लोग वेक्टर्स को और कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो ना, तो पूरी फिजिक्स में तुमको बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट आएगा। फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है। असल में फिजिक्स हमको तभी मुश्किल लगती है जब हमारे बेसिक्स कमजोर होते हैं। अगर हमारे वेक्टर्स और कैलकुलस में हम लोग डामाडोल होते हैं ना, तभी हमें फिजिक्स से डर लगता है। इन दो चीजों को अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखो, बहुत मजा आएगा फिजिक्स में। ठीक है, चलो फिर, चलो तो आज तो हमारा टाइम हो गया है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है खूब सारे प्रॉब्लम्स और डिस्कस करेंगे, ताकि मतलब हम लोग एकदम मास्टर हो जाएं, बिल्कुल मुंह ज़बानी हम लोग आंसर करना शुरू कर दें। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे। चलो, तो फिर मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूं। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय एवरीवन। चलो बाय, चलो ठीक है।